Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss about conservation of plants and animals. जो टर्म कंजर्वेशन होता है इसका मतलब ये होता है कि द प्रोसेस ऑफ कीपिंग एंड प्रोटेक्टिंग समथिंग फ्रॉम डैमेज। किसी भी चीज़ को आप उसे बचा रहे हो, रख रहे हो, डैमेज से प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का मतलब ये हो जाता है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हमारे फॉरेस्ट में एग्जिस्ट करते हैं उनको इस तरह से रखा जाए ताकि वो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में प्रोटेक्टेड रहें। जिस फॉर्म में वो पाए जाते हैं उसी फॉर्म में रहें, उनको कोई ऑल्ट्रेशन ना हो। तो इस चैप्टर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। बायोस्फीयर सबसे पहले आ जाता है आपका टर्म बायोस्फीयर। बायोस्फीयर ऐसा पार्ट होता है अर्थ का जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं। यह बायोस्फीयर ऐसा पार्ट होता है अर्थ का जो लाइफ को सपोर्ट करता है। अब बायोस्फीयर में क्या क्या इंक्लूड हो जाता है? एक तो लैंड सरफेस ऑफ द अर्थ आ जाती है, एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ आ जाता है, आपकी वाटर बॉडीज आ जाती हैं जैसे रिवर्स हैं, आपके पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, ओशियंस हैं, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको लैंड में भी मिलेंगे, एटमॉस्फेयर में मिलेंगे, एयर में, एरियल एनिमल्स या फिर वाटर बॉडीज में भी एग्जिस्ट करते हैं। जो एनिमल्स नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं जैसे कि फॉरेस्ट होते हैं उनको हम वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं। वाइल्ड एनिमल्स ऐसे एनिमल्स हैं जिनको हम डोमेस्टिकेट नहीं करते, जिनको हम कोई हमारे लिए कोई यूजफुल पर्पज नहीं होता है और हम उन्हें पालते नहीं। द प्लांट्स ग्रोइंग इन द नेचुरल इन्वायरमेंट ऑन देयर ओन। नेचुरल इन्वायरमेंट में प्लांट्स भी अपने आप ही ग्रो करते हैं, इसीलिए उन प्लांट्स को हम वाइल्ड प्लांट्स कहते हैं। वाइल्ड प्लांट्स को हम कल्टीवेट नहीं करते, कोई इंसान उसे ग्रो नहीं करता, कल्टीवेट नहीं करता है। तो वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सारे ही जानवर और सारे ही प्लांट्स आ जाते हैं जो कि नेचुरली फॉरेस्ट में एग्जिस्ट करते हैं या बाकी नेचुरल हैबिटेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। ऑल्दो वाइल्ड लाइफ जो टर्म है उसमें आपके वाइल्ड प्लांट्स भी आ जाते हैं, बस मोस्ट कॉमनली ये वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स के लिए ये टर्म यूज किया जाता है। जो टर्म डाइवर्सिटी है उसका मतलब होता है वैरायटी, एंड बायोडाइवर्सिटी जो टर्म हो जाता है उसका मतलब हो जाता है आपका बायोलॉजिकल वैरायटी। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें भी प्लांट्स और एनिमल्स उनकी वैरायटी। तो बायोडाइवर्सिटी जो टर्म आ जाता है दैट रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट मे बी प्लांट्स, that may be animals or that may be microorganisms that are found in a particular area or habitat. दूसरे शब्दों में कहें तो जो प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज, जो बहुत सारे स्पीशीज होते हैं इन अ पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड इट्स बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी हमें ये बताता है कि रिचनेस ऑफ स्पीशीज इन अ पर्टिकुलर एरिया और हैबिटेट, कितने वैरायटी ऑफ स्पीशीज एक पर्टिकुलर एरिया या हैबिटेट में मिलते हैं। अब बात करते हैं इकोसिस्टम की। व्हाट इज अ इकोसिस्टम? इकोसिस्टम इज अ सिस्टम विच इंक्लूड्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इकोसिस्टम ऐसा सिस्टम हो जाता है जिसमें सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, मे इट बी प्लांट्स, मे इट बी एनिमल्स और मे इट बी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ एन एरिया एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट, मे इट बी सॉइल, मे इट बी एयर और मे इट बी वाटर इन विच दे लिव। इन एन इकोसिस्टम द वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स अमंग देमसेल्व्स इंटरेक्ट करते हैं। जितने भी इकोसिस्टम होता है, जो भी इकोसिस्टम होता है उसमें सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं थ्रू द फूड चेन्स एंड दे इंटरेक्ट ऑल्सो विद द फिजिकल इन्वायरमेंट इन विच दे लिव। वो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो फिजिकल इन्वायरमेंट से भी इंटरेक्ट करते हैं जिसमें वो रहते हैं। तो इस तरह से एन इकोसिस्टम इज अ self-sustaining unit of living organisms and the non-living environment. इसमें सिर्फ इनपुट की ज़रूरत होती है सनलाइट एनर्जी की ताकि वो फंक्शन कर पाए। तो वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं वो कंफर्टेबल होते हैं और अपने आप फ्लरिश करते हैं अपने नेचुरल हैबिटेट में जो यूजुअली फॉरेस्ट होती है। लेकिन जो बिगेस्ट थ्रेट है टू द एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स इज डिफॉरेस्टेशन। अब हम डिस्कस करेंगे डिफॉरेस्टेशन और उसके कॉजेस क्या हो जाते हैं। जो क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट होता है, जो हम फॉरेस्ट को कट करते हैं ओवर ए वाइड एरिया इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। जो फॉरेस्ट लैंड, जो मतलब आप पेड़ काट देते हैं उस लैंड को बाकी पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। तो जो वेरियस कॉजेज होते हैं डिफॉरेस्टेशन के वो क्या हो सकते हैं? फॉरेस्ट ट्रीज को हम कट करते हैं ताकि हमें लकड़ी मिल सके,
लकड़ी को जिसको हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। फॉरेस्ट ट्रीज को हम कट करते हैं ताकि हमें वुड टिम्बर मिल सके, ताकि हम दरवाजे, खिड़कियाँ या फर्नीचर बना सकें। फॉरेस्ट ट्रीज को हम कट करते हैं ताकि हमें वुड मिल सके, ताकि हमें पेपर बना सकें। फॉरेस्ट ट्रीज को कट डाउन करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें एग्रीकल्चर के लिए लैंड मिल सके, ताकि हम अनाज उगा सकें फॉर द मीटिंग द नीड्स ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। द फॉरेस्ट ट्रीज आर कट डाउन टू गेट द लैंड, हमें लैंड मिल सके ताकि हम घर बना सकें, फैक्ट्री बना सकें, रोड्स बना सकें, डैम्स बना सकें और क्या नहीं बना सकें। तो ये जितने भी कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन हो जाते हैं ये इंसान द्वारा बनाए गए हैं। दीज आर द मैन मेड कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब कुछ नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन होते हैं। नेचुरल कॉजेज में क्या होता है, जिसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट होता है बाय द नेचुरल प्रोसेस, नेचुरली फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन होता है। तो ये क्या हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं फॉरेस्ट फायर्स या सीवियर ड्रॉट्स, मतलब फॉरेस्ट में आग लग जाती है, जंगलों में आग लग जाती है या फिर बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाए। तो फॉरेस्ट फायर से क्या होता है कि सारे ही पेड़ जल जाते हैं और जितने भी वेजिटेशन होता है फॉरेस्ट का वो भी बेकार हो जाता है, ख़राब हो जाता है और इससे डिफॉरेस्टेशन होता है। जब बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है तो फॉरेस्ट ट्रीज डाई हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिल पाता। द ग्रेट वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। हमारे अर्थ में बहुत ही वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स की, और यही प्लांट्स एंड एनिमल्स वेलबींग के लिए एसेंशियल हैं और मैनकाइंड की सर्वाइवल के लिए भी एसेंशियल है। तो टुडे अ मेजर थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द अर्थ इज डिफॉरेस्टेशन। अब हम जानेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, हमें क्या क्या फेस करना पड़ सकता है एज अ रिजल्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। The deforestation of forest by the excessive cutting down of forest trees can make the forest disappear completely one day। जाहिर सी बात है, अगर हम ऐसे ही फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करते रहे, ट्रीज को कट डाउन करते रहे, तो एक दिन फॉरेस्ट कम्प्लीटली हमारी अर्थ से डिसअपियर कर जाएंगे। तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं फॉर अस, फॉर द एनिमल्स या एनवायरनमेंट पर, सभी पर इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है आपका डिफॉरेस्टेशन विल लीड टू शॉर्टेज ऑफ वुड एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। ये जो वुड ऑब्टेन करते हैं हम फॉरेस्ट ट्रीज से, उसको हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं, दरवाजे, खिड़कियाँ, फर्नीचर बनाते हैं या पेपर बनाते हैं। अब अगर हम ऐसे ही डिफॉरेस्टेशन करते रहे तो एक दिन वुड की शॉर्टेज जाहिर सी बात है पड़ जाएगी। फॉरेस्ट हमें यूजफुल प्रोडक्ट्स भी देते हैं जैसे हनी, गम, सीलिंग वैक्स, लैक भी कहते हैं, या फिर कैचू। एक दिन इन सभी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की हमें शॉर्टेज पड़ेगी अगर हम इसी स्पीड में फॉरेस्ट को कट डाउन करते रहें। डिफॉरेस्टेशन विल कॉज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। जो पेड़ होते हैं या बाकी पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर से होती है उसको यूज करते हैं और फूड प्रोडक्शन करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर हम इसी स्पीड पर पेड़ कट करते रहे ड्यूरिंग डिफॉरेस्टेशन तो पेड़ कम बचेंगे, और ये जो पेड़ कम बचेंगे वो कम कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट बढ़ जाएगा और इस वजह से डिफॉरेस्टेशन से लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर बढ़ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, वो सन की हीट रेज को ट्रैप कर लेती है जो हमारी अर्थ रिफ्लेक्ट करती है, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। जो हीट रेज ट्रैप होती हैं उससे क्या होता है, हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज्ड बाय इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। जो ग्रेजुअल इंक्रीज है हमारे ओवरऑल अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर हीटअप होता जा रहा है ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो कार्बन डाइऑक्साइड के इंक्रीज लेवल से जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इस ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जो हमारे पोल्स हैं, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, उसमें जो आइस है, आइस की मोटी मोटी परतें जमी हुई हैं वो सब मेल्ट हो जाएंगी। तो जब ये आइस मेल्ट होगी तो ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, और जब ये वाटर में कन्वर्ट होगी तो जो सी के आसपास जो भी हमारे सिटीज़ हैं, जो एरियाज हैं, वो उनका लेवल बढ़ जाएगा, वहाँ पर पानी का लेवल बढ़ जाएगा जिससे फ्लडिंग हो सकती है।
rise sea water level will flood the low-lying coastal areas, causing huge loss of life and property. नेक्स्ट आ जाता है डिफॉरेस्टेशन विल कॉज सॉइल इरोजन, मेकिंग द सॉइल इनफर्टाइल एंड मे लीड टू डेजर्टिफिकेशन. जो रूट्स ऑफ ट्रीज हैं या बाकी प्लांट्स की हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, वो टॉप सॉइल के पार्टिकल्स को बाइंड अप करके रखती हैं. ये जो बाइंडिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल्स है, इससे क्या होता है कि हवा या पानी आसानी से मिट्टी को अपने साथ नहीं ले जा पाते. तो इस तरीके से ट्रीज जो होते हैं सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं सॉइल को इरोड होने से. ट्री कवर से क्या होता है कि आपका जो फॉरेस्ट सॉइल है उसको जो हैवी फॉरेस्ट सॉइल है उसको वो सॉफ्ट हो जाती है हैवी रेन से. तो ट्री कवर उसे भी एक तरह से प्रोटेक्ट करता है, जिससे क्या होता है टॉप सॉइल आसानी से लूज नहीं हो पाती. तो इस तरह से ट्रीज, जो फॉरेस्ट के ट्रीज होते हैं, उस सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं. When the forest trees are cut down during deforestation, जो forest trees कट होते हैं डिफॉरेस्टेशन के प्रोसेस में, तो जो रूट्स ऑफ ट्रीज हैं वो बचती ही नहीं है ताकि वो सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड अप कर पाए. और रूट्स ऑफ ट्रीज उसे स्ट्रॉन्ग विंड से कैरी होने से बचाती हैं या फ्लोइंग वाटर से कैरी ओवर होने से बचाती हैं. अब जब ट्री कवर ही नहीं होता सॉइल पे, तो जो टॉप सॉइल है वो बहुत आसानी से लूज हो जाती है बाय द फोर्स ऑफ फॉलिंग रेन वाटर, बहुत आसानी से इरोड होती है. तो अगर पेड़ कम होंगे तो सॉइल इरोजन और ज़्यादा होगा. जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है. तो अगर हम टॉप लेयर को रिमूव कर देते हैं, रिमूव हो जाती है ड्यूरिंग सॉइल इरोजन, तो उससे क्या होता है कि नीचे की लोअर हार्ड रॉकी लेयर ऑफ सॉइल जो है वो एक्सपोज हो जाती है. और इस लोअर लेयर ऑफ सॉइल में ह्यूमस कम होता है और ये कम फर्टाइल होती है. प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल इन द लेस फर्टाइल सॉइल. प्लांट्स भी इस लेस फर्टाइल सॉइल में अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते. ग्रेजुअली ये फर्टाइल लैंड डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है. तो जो प्रोसेस है जिसमें फर्टाइल लैंड आपकी डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन. सो हम ये कह सकते हैं कि डिफॉरेस्टेशन इज द कॉज ऑफ डेजर्टिफिकेशन.